अगली समस्या कर लेते हैं, महंगाई। महंगाई समस्या है कि नहीं है, बताओ जी। है, बहुत बड़ी समस्या भाई साहब कह रहे हैं। चलो जी बताओ क्या क्या महंगा हो गया। 1 किलो का वजन घट गया कि बढ़ गया? उतना ही है। 1 किलो गेहूं में रोटी कम बने कि ज्यादा बने? उतनी बने। 1 मीटर कपड़ा उतना ही है कि कम ज्यादा हो गया? तन पे कपड़ा उतना ही लगा है पहले जितना एक ज्यादा लगा है? उतना ही लगा है। अच्छा, आदमी ने एक खाट का 6 फुट बाय 4 फुट की जगह चाहिए, उतनी चाहिए, ठीक है जी, 6x3 की, या उससे ज्यादा चाहिए आदमी ने सोने में? 6x3 की ही चाहिए उसने। 1000 साल पहले भी इतनी चाहिए कर दी, 1000 साल बाद भी उसको इतनी जरूरत पड़ेगी। गलत है कि सही है? जब उसको शरीर को जितनी कैलोरी ऊर्जा, जितने ग्राम गेहूं तक मिला, उतने कैलोरी ऊर्जा 1000 साल पहले मिला कर दी, उतनी आज मिला, उतनी 1000 साल बाद मिलेगी। यानी घर में अगर एक आदमी की जो कैपेसिटी है, जो कम खाने वाला है, दिन में 200 ग्राम से ज्यादा आटा नहीं खा सकता, मतलब राशन नहीं अनाज नहीं खा सकता, और जो बढ़िया खाने वाला, तगड़े मोटी रोटी, मजबूत मेहनत करने वाला, वो आधी किलो से ऊपर नहीं खा सकता राशन। वो तो है ही, वो तो ऑब्वियसली आप मान के चल रहे हैं ना। मैं तो ये कह रहा हूं कि अनाज 400 ग्राम से ऊपर कोई आदमी अनाज खाना हो तो बताओ, नहीं खाता। अच्छा, क्या आप लोगों को पता है कि आपको महंगाई किस चीज की लगी? कपड़े महंगे पड़ते हैं। चलो जमीन के रेट पे भी आ लेते हैं। जमीन के रेट पे आपको बता देंगे, कपड़े महंगे पड़े, समय के अकॉर्डिंग महंगे पड़ते हैं। अच्छा, कपड़ा कौन सा बेहतर होगा, ये कौन तय करेगा? नहीं, आप कैसे तय करोगे? ये तय होगा कपड़े की फ्रीक्वेंसी से। आदमी के शरीर की फ्रीक्वेंसी कितनी है? 60-65 के आसपास, 65 से 75 के बीच आदमी के शरीर की फ्रीक्वेंसी है। मैं आपको एक चीज बता रहा हूं, यदि आप पूरी दुनिया की समस्याओं का समाधान जानना चाहते हैं और सचमुच समस्या के समाधान पर चर्चा करना चाहते हैं, तो हर चीज को 3 टर्म्स में देखना चालू कर दो: एनर्जी, फ्रीक्वेंसी, वाइब्रेशन। एनर्जी, फ्रीक्वेंसी एंड वाइब्रेशन। तो अभी अनाज की जो अपन ने कैलकुलेशन किया, एनर्जी से किया, और अभी हम कपड़े की बात करेंगे तो फ्रीक्वेंसी से करेंगे, वाइब्रेशन से। दुनिया की प्रत्येक वस्तु वाइब्रेटिंग फॉर्म में है, मैं आपको बता रहा हूं। ये दुनिया की हर चीज वाइब्रेट कर रही है। वो जो वाइब्रेशन है, वो अगर उससे, और वाइब्रेशन का और ऊर्जा का एक नियम है, अगर कम ऊर्जा वाली चीज ज्यादा ऊर्जा वाली के पास खड़ी है, तो ज्यादा ऊर्जा से कम ऊर्जा वाली में ट्रांसफर होना चालू हो जाता है। ये नियम है। ये जैसे पानी है ना, एक मतलब 6 फुट ऊंचा हो और एक 2 फुट ऊंचा हो, और अगर कनेक्ट कर दिया जाए तो 6 फुट आड़े से 2 फुट आड़े पर जाना चालू हो जाएगा, जब तक बराबर नहीं हो जाएगा। यही है ना। किसान तो इस चीज को यूज करता ही है बड़े आराम से, पहले से करता आ रहा है ना। नहर में सूंड का लाया ही करें आप, इसी नियम के सिद्धांत पर लगाया करें साइफन का सिद्धांत। तो अब ऊर्जा का नियम क्या है कि ज्यादा ऊर्जा वाली चीज, हाई फ्रीक्वेंसी वाली चीज, अगर लो फ्रीक्वेंसी के नजदीक रखी जाएगी तो हाई से लो की तरफ जाएगी। मतलब ऊपर सीधी सी बात है, टेम्परेचर भी है, गर्म चीज को ठंडी चीज को इकट्ठा रख देंगे तो गर्मी जो है वो ठंडी में ट्रांसफर होनी चालू हो जाएगी, तो जो गर्म है वो ठंडी हो जाएगी, जो ठंडी हवा गर्म हो जाएगी। गर्म कटोरा दूध का ठंडे पानी में रख दो, पानी गर्म हो जाएगा, दूध ठंडा हो जाएगा। ऐसे होता है ना, ये नियम है। अच्छा, ये नियम जब चलता है तो हमारे शरीर को, अगर हम लोग, हमारी अगर 65 की फ्रीक्वेंसी मान के चला, तो हमारे शरीर को ऊर्जा कौन सा कपड़ा देगा? जो इससे ज्यादा ऊर्जा का हो, 0 पर होगा तो कुछ नहीं देगा, और माइनस में होगा तो चूसेगा शरीर में से, ठीक है, फिर थके थके से रहेंगे। नायलॉन, टेरिकॉट, प्लास्टिक, पॉलिस्टर, जीन्स, ये सारे कपड़े नेगेटिव फ्रीक्वेंसी के हैं। 0 तक भी है इनकी फ्रीक्वेंसी। जितनी भी आज के टाइम मार्केट में टी शर्ट्स आती हैं, जितना सारा कपड़ा है, इस सारा का सारा अगर नेगेटिव फ्रीक्वेंसी का होगा, या अगर आपने कोई ऐसा धागा ले रखा है कॉटन का, जो बीटी कॉटन से बना है, बीटी कॉटन जेनेटिकली मॉडिफाइड है, जीएम है, उसका भी माइनस में है, मशीन से बना हुआ है, तो अगर ये पहनोगे तो आपकी ऊर्जा खींचेगी या आपको ऊर्जा मिलेगी?
खींचेगी। यानी कि अगर आपको अपने शरीर को हेल्दी रखना है, उसको वाइब्रेटिंग रखना है, उसको हाई फ्रीक्वेंसी पे रखना है, उसको सांस लेते हुए रखना, शरीर सांस लेता है, अगर हमारी खाल अपनी स्किन को हेल्दी रखना है तो उसके लिए आपको अपने शरीर से ऊपरली ऊर्जा का कपड़ा पहनना पड़ेगा। और उससे ऊपर की ऊर्जा का कपड़ा है मिनिमम, कम से कम आपका देसी कपास का बना हुआ कपड़ा, देसी कपास से बना हुआ धागा। ठीक है, समझ में आ रही है? देसी कपास का मेरे ख्याल 100 के करीब है फ्रीक्वेंसी, 100 से ज्यादा है। और अगर आप मलमल की बात करें तो 1000 है। ना इसकी लिनन की, लिनन 2000। लिनन अलग है, लिनन की तो 2000 है, 1000-2000 है, उसकी तो इतनी ज्यादा है। इसलिए तो बड़े बड़े अमीर लोग लिनन के ऊपर हैं, वो पल्ले वाले ऐसे ऐसे करते रहे नेता लोग, वो महंगा भी तो इसलिए दे रहे हैं। उसका अलग प्रोसीजर बता देंगे। ठीक है, अब वैसे सर्च कर लियो फिलहाल तो, अभी तो गूगल पे सर्च कर लियो फ्रीक्वेंसी मापन वाले प्रोसेस में अपने, फिर अगली ट्रेनिंग में देख लेंगे पहले लेवल की, आज तो पहला ही दिन है। हाँ जी, क्लियर हो गया? अगर आप अपनी देसी कपास का बना हुआ कपड़ा यदि आप पहनते हो तो, अब देसी कपास के साथ ठगी कैसे हो रही है, अब इस खेल को समझो आप। 1 किलो कपास अगर हमारे पास है, देसी कपास की बात कर रहा हूं अब मैं, 1 किलो कपास से जो रुई निकलती है लगभग 350 ग्राम रुई निकलती है। क्यों जी, किसान लोगों को पता है? किसी को मालूम है इस बारे में? जो कपास के इतनी निकला ना जी, है जी, तीसरा हिस्सा वही 350 ग्राम। 1 किलो कपास से 350 ग्राम रुई निकलती है, उससे पूनी बनती है, पूनी से धागा बनता है। कोई वेस्टेज बीच में नहीं होता, बीच में जो होना होता है शुरू में हो लेता है, वो जो उड़ता है प्रोसेस। यानी 1 किलो कपास से कितना धागा बनता है? 350 ग्राम। और उसमें कपड़ा कितना बनेगा? 350 ग्राम। 350 ग्राम कपड़ा कितना होता है? 1 मीटर। अपने देश के साथ सबसे बड़ी ठगी क्या होती है, और किसान के साथ सबसे बड़ी ठगी क्या होती है, कि उससे कपास तो वजन में ली जाती है और कपड़ा मीटर में दिया जाता है। अगर वो अपना कपड़ा भी वजन में ही तोलने लग जाए तो 1 किलो कपास में 1 बाई 1 मीटर, यानी 1 मीटर लंबा 1 मीटर चौड़ा कपड़ा बन जाता है। एक आदमी का कुर्ता पजामा कितने में बनता है? 5 मीटर में बन जाता है, यानी 5 किलो कपास बहुत है। 5 किलो कपास कितने, क्या रेट है जी कपास का? 7500 है, 6 से नीचे नीचे, यानी कि 60 रुपए किलो आप मान के चले तो 5 किलो कितने का हो गया? 300 रुपए का। 300 रुपए में हाई फ्रीक्वेंसी पे वाइब्रेट करने वाला जेन्युइन शानदार कपड़ा तैयार हो सकता है। और यदि आपको कपड़ा बनाने की विधि आती हो अपने हाथ से, तो डेली का 20 मिनट कपड़ा बना के आप अपने पूरे परिवार का 1 महीने में कपड़ा बना सकते हो। देसी कपास अपने पास हो, हाथ से कपड़ा बनाने की मशीन अपने पास हो, 1 महीने में पूरे परिवार का कपड़ा आप अपने घर पे बना सकते हो। बीज खत्म किया गया है, हो नहीं गया है, क्योंकि यह बात उनको पता है कि अगर किसान को यह बात, यह कैलकुलेशन किसी बच्चे ने उनके समझा दी तो खेल सारा बिगड़ जाएगा इनका, कि तोल का और माप का खेल और बनने का और बनाने का खेल अगर यह पता चल जाए। पैसे की खासियत यह है कि पैसे ने इकट्ठा होना होता है। गांधी जी कहा करते थे कि पैसे की आदत है अकुमुलेट होने की, कि जहां पैसा रखा होगा अगला पैसा उसी में जुड़ेगा, अगला पैसा उसी में जुड़ेगा, अगला उसी में जुड़ेगा, वो जुड़ता रहेगा। अब इसके रास्ते अपने पास है, पूरे समाज के पास, कि एक तो तय कर लो कि कंपनी वाले के पास पैसा इकट्ठा करना है, सबके इकट्ठा करके यहां इकट्ठा करना है, या सबके घरों में इकट्ठा करना है। तो तरक्की किस में है, सबके घरों में या एक आदमी के पास? इस देश का सत्यानाश का आंकड़ा बता देता हूं मैं आपको। दुनिया में क्या बताते हुए फिर रहे हैं तड़ीपार और आदमखोर? तड़ीपार समझते हैं, दंगेबाज आदमखोर भी समझते हो कौन है? चलो फिर बताने की जरूरत नहीं है, ठीक है।
रंगा बिल्ला सबको बता रहे हैं कि ये देश दुनिया की चौथी सबसे बड़ी इकोनॉमी बन गई है, यही बता रहे हैं ना। बोला 4 ट्रिलियन की 3 ट्रिलियन पता नहीं के करते ना मैं, उसकी बन गई है। लेकिन पर कैपिटा इनकम यानी प्रत्येक आदमी के पास कितना पैसा है, उसके हिसाब से हम 134वें नंबर पर हैं पूरी दुनिया में, नीचे से। समझ गए ना? मतलब देश अमीर है, वो कह रहे हैं, समझना इस कहानी को। वो कह रहे हैं देश अमीर है लेकिन देश के लोग गरीब हैं। लोगों से बाहर देश की अमीरी क्या काम की भाई? भाई आपके मुंह के आगे ऐसे लटका दिया जाए भोजन, उससे थोड़ी पेट भर जाएगा कि देख अमीर देश का आदमी है बेटा, है? उससे काम थोड़ी चलेगा। अपने साथ ये हो रहा है। तो जी बताओ महंगाई है क्या? भाई अगर आप लोग अपने रिसोर्सेज का इस्तेमाल ढंग से करना चालू करो तो क्या महंगाई है? महंगाई क्या है? महंगाई यहां है कि डॉक्टर ने आपको बोला है अगर हेल्दी रहना है तो आपको फिजिकल एक्सरसाइज करनी पड़ेगी, लेकिन बच्चा कह रहा है कि फिजिकल एक्सरसाइज मैं तो जिम में करूंगा, खेत में नहीं करूंगा। अगर वो खेत में करेगा तो फिजिकल एक्सरसाइज वो फायदा देगी। तो इसीलिए वो जो मैंने आपको फिर टीवी का ऑडियो विजुअल एड्स का बताया था, वो क्या करेगी ऑडियो विजुअल एड्स? वो आपके बच्चे को बताएगी कि आपको मेहनत जिम में करनी है, खाली ऐसी जगह मेहनत नहीं करनी जहां आपका शरीर कुदरती ठीक रहे। ठीक, वहां आपको शरीर खराब करना है। शरीर खराब करने का तरीका क्या क्या है? हाँ एसी लगा के, वो अभी बता रहा था खराब करने का तरीका क्या क्या है। सबसे पहला तरीका खराब करने का शरीर का, किसी भी आदमी को पक्की जगह पे चलाते रहो, उसकी रीढ़ की हड्डी खराब हो जाएगी। समझ गए? पक्की जगह कहां कहां है आपके आसपास? बाथरूम भी पक्का, आपका डाइनिंग भी पक्का, आपका बैठने की जगह भी पक्की है, चौक भी पक्का, सड़क भी पक्की, रोड भी पक्का, ये भी पक्का, वो भी पक्का। कच्चा छोड़ो ही मत अगर इनको बीमार करना है तो, कमर में दर्द रखना है तो, है ना। नंबर 2 बीमार रखने का तरीका, अगर 16 साल से पहले कोई बच्चा साइकिल चलाता है तो भी उसकी रीढ़ की हड्डी के मणके खराब होना तय है। और आप सब लोग लाड लाड में अपने बच्चे को जन्मदिन पर साइकिल ले आके देते हो अपने हाथ से, क्योंकि आपको लाड करने का तरीका ही ये बताया ना। अभी जब वो बच्चे बड़े होंगे 40 से ऊपर उसकी कमर नहीं चल रही। आप देख लो जितने लोगों ने बचपन में साइकिल चलाया है उनकी कमर अब खराब ना हो तो 40 के अगर वो हो चुके हैं, 35 के हो चुके हैं, 35 वालों की भी कमर खराब है। नहीं चला सकते में तो कौन सा है, चलाओगे तो ये हाल होगा। बस कितना समय, मतलब कितनी देर तक डेली चलाए? तो देखो भाई स्लो पॉइजन है, आपने कितना इनटेक किया इसके ऊपर आपकी बॉडी कितना एडजस्ट किया, कितने शॉकर कितने मजबूत रहे, कैसी जगह पे, उसके ऊपर डिपेंड करेगा, है कि नहीं। हर एक शरीर, हर एक जगह का, हर एक साइकिल का अपना अपना मॉडल, अपना अपना तरीका रहा है। तो अब आप ही बताओ मुझे, आप अगर बच्चा बना ही कच्चे में दौड़ने के लिए है, बना ही इंसान कच्चे में नंगे पैर दौड़ने के लिए बना है। तीसरा तरीका है उसके घुटने खराब करने हो तो उसको पक्के पे चलाओ और जूते पहनकर चलाओ। जितना मोटा सोल होगा उतने जल्दी घुटने खराब होंगे। इसलिए हमारे बुजुर्ग पागल नहीं थे कि वो जूती पहनते थे, और वो भी चमड़े की, ताकि चमड़ा ही चमड़े के साथ टच में रहे, तो जो धरती से जो भी लेना है वो मिलता रहे, इवन जूती पहने हुए भी। फ्रीक्वेंसी मैच हो रही है ना, चमड़े, चमड़ा और धरती। हाँ तो चमड़ा ही नहीं, अभी तो चाम है। हाँ धरती से जो मिलना है वो चमड़े से ही मिलेगा ना। वो तो प्लास्टिक का सोल भी नहीं लगाते थे नीचे,
इन्होंने सबसे पहले अपनी महिलाओं को प्लास्टिक के जूते दिए कि गोबर में काम करने के लिए, कि गोबर उठाओ तुम लोग, ये प्लास्टिक वाले पैर लिया करो, प्लास्टिक वाली पहनो वहां, ताकि धुल जाती है बड़े आराम से। यही कह के दी थी ना कि दौड़ने में आसानी रहती है। फिर वो ऐसी प्लास्टिक घुसी कि अब आपके बाथरूम में भी प्लास्टिक, घर के बर्तनों में भी प्लास्टिक, सारी दाल भी प्लास्टिक के अंदर है। और ये आपको नई रिसर्च बता देगी, जितने बच्चे पढ़े लिखे हैं, कि आप जो भी आइटम प्लास्टिक की चीजों में डालते हो उनमें नैनो प्लास्टिक बॉडी के अंदर जा रहा है, जो कैंसर कर रहा है? ठंडी और गर्म दोनों। हाँ जी, हाँ, लकड़ी की खड़ाओं, और उनमें भी वो कील लगी होती थी, वो कील उसका लोहे की कील जो है वो धरती से कनेक्शन बनाने में काम करते हैं, अर्थिंग का काम करे ना लोहा। कितने साइंटिफिक थे अपने बुजुर्ग, और उन्होंने अपने साइंटिफिक टेम्परामेंट को देखा और हमारे दिमाग को ब्लॉक करके, हमको अपनी सभ्यता से दूर करके, और हमको पकड़ा दिए कंपनी के जूते। क्योंकि 21 दिन तक आपको टीवी ने बताया, अखबार ने बताया कि जूते ये हैं। एक पतले से स्लिम सी छोरी आवेगी, टाइट सी पैंट पहरी हुई, वह बाज के दिखावेगी, काना में हेडफोन ला के चलते हुए वह दिखाओगी, ये होती है जॉगिंग, ऐसे करते हैं जिम में, ये इसलिए पहनने हैं जूते, ऐसे पहनने। फिर बच्चा भी लेकर आओगा, फिर पीछे दे फटाफट, मैंने जिम में जाना, जिम खातर लेकर आऊंगा ट्रैक सूट, है ना। और वो फिर ऐसे ही हेडफोन भी लेके आएगा, बिल्कुल वैसे ही, फिर वैसे ही चलेगा, थोड़े दिन तक तो चलेगा, फिर असली फिर आ जाएगा बेचारा वापस। उसको ये भी नहीं पता है कि जो भी इंसान कानों के ऊपर हेडफोन लगा के कुछ भी सुन रहा है, जितनी देर भी सुन रहा है, वो समझो अंदर के ड्रम को खराब कर रहा है। कानों के अंदर एक ड्रम होता है, इलास्टिक ड्रम होता है। आप सोचो कि बाहर कोई ड्रम रखा है और उस पर लगातार आप ऐसे मारते रहो डायरेक्ट, तो खराब हो जाएगा कि नहीं, ढीला हो जाएगा ना वो। इसीलिए ज्यादातर हेडफोन लगाने वाले बच्चों को सिर में दर्द रहता है, माइग्रेन की दिक्कत रहती है, कान भरे भरे से रहते हैं, सुनाई ठीक से नहीं देता है, नौजिया सा फील होता रहता है, सुस्ती सी रहती है। एवरीथिंग इज वाइब्रेशन। मैंने फिर वही बोला, वाइब्रेशन, फ्रीक्वेंसी एंड एनर्जी। क्लियर समझ में आ रहा कि नहीं आ रहा? तो हाँ, अभी भाई साहब कह रहे हैं अब आ रहा है कि अभी बोला कि जमीन के रेट महंगे हो गए हैं। मुझे सिर्फ इतना बता दो कि अगर किसी 1 एकड़ में आज से 1000 साल पहले कोई देसी बीज 20 क्विंटल अनाज देता था और उसमें कोई केमिकल ना पड़ा हो जमीन में, और वही बीज आज कितने क्विंटल देगा? जमीन से जितना पोषण उसको मिलना उतना ही देगा ना। चलो 1000 साल पहले 1 एकड़ इतना था, आज 1 एकड़ छोटा हो गया कि बड़ा हो गया? उतना ही है। जमीन उतनी ही है, फसल उसमें उतनी ही होगी, चीजें उसमें उतनी ही पड़ेंगी, अनाज उसमें उतना ही होगा, भवन बनाना है उतना ही बनेगा, उसमें जो काम करने उतने ही बनेंगे। ठीक है जी। फिर ऐसा कैसे हो गया कि आज से 35 साल पहले 1 एकड़ जो है वो 1 लाख का या 2 लाख का था, या 25 साल पहले 1 लाख का 2 लाख का किला आज 2 करोड़ का हो गया। 600 रुपए का किला 6 करोड़ का हो गया। इसका यह मतलब नहीं है कि किला 6 करोड़ का होगा, इसका यह मतलब है कि पहले जिस किले को कमाने के लिए आपको 600 रुपए कमाने पड़ते थे, आज उसी किले को कमाने के लिए आपको 6 करोड़ कमाने पड़ेंगे। आपकी मेहनत की कीमत कम हुई है, किले का रेट नहीं बढ़ा। पहले आपको वो किला लेने के लिए 600 रुपए कमाने पड़ते थे, आज वो किला खरीदने के लिए 6 करोड़ कमाने पड़ते हैं। आपकी मेहनत खाई है उन्होंने नहीं। जमीन के रेट जो खरीद रहा है सिर्फ उसके लिए बढ़े हैं, जिसकी जमीन है उसके लिए तो रेट बढ़े नहीं ना। भाई मेरी जमीन है, मान लो, देखो आप, मेरी जमीन है, मेरी जमीन पहले भी उतनी पैदावार दे रही थी, आज भी उतनी पैदावार दे रही है,
उसके लिए रेट नहीं बढ़ा, लेकिन जो आदमी बेच रहा है, नहीं जो खरीद रहा है, यानी मान लो मैंने आज 1 एकड़ 35 लाख का बेच दिया, सुबह बेच दिया 35 लाख का, आप उस 35 लाख रुपए से उसी जमीन को शाम को नहीं खरीद सकते। खरीद सकते हो क्या? वो कितने का भी दे, लेकिन आप 35 लाख में नहीं खरीद सकते वापस उसको, उसी जमीन को। इसका मतलब यह क्या हुआ कि आपके पास 35 लाख आते ही उनकी कीमत घट गई, लेकिन जमीन वही है, सुबह वैसी थी शाम को भी वैसी है। यानी वो जो नोट है उसकी परचेजिंग पावर घटी हुई है, और नोट की परचेजिंग पावर कैसे घटी है उसके लिए फिर रुपए का षड्यंत्र आपको समझना पड़ेगा। वो तो समझ गए, उन्होंने नकली छाप छाप के पकड़ा दिए मार्केट के अंदर। हम उसे आज भी उतना ही मान रहे हैं जितना आज से 10 साल 100 साल पहले मान रहे थे। भाई रुपए की तो यही कीमत होगी। आज भी जो आदमी कमा रहा है वो तो कमा तो रुपया ही रहा है ना, उसे मिल नहीं रहा रुपया, उसे मिल बैंक नोट रहे हैं, फर्जी मिल रहा है उसको कागज, खाली उसको नोट मिल रहे हैं, इसलिए वो नकली नोट है, इसीलिए ज्यादा कीमत आपको दिखाई दे रही है नहीं। मैं आपके सवाल का जवाब दे देता हूं। आपका कहने का अर्थ यह है, जहां तक मैं समझा, कि पहले लोगों के पास पैसे भी कम होते थे तो उसकी कीमत ज्यादा थी। नहीं, असल में पहले के आदमी को मालूम था कि इसमें धातु है, सोना और चांदी, और इसकी एक्चुअल कीमत ताउम्र वही रहेगी। आज भी अगर आपके घर में 1 रुपया हो, उसकी कीमत जो उस वक्त थी आज भी उतनी ही है। उस 1 रुपए में जो आता था, कैलकुलेट करके देख लो कि उस टाइम पर सोने के मुकाबले कितनी भैंस आती थी, उतने सोने में आवे। पहले 1 तोड़े भैंस, 1 तोड़े सोने में 1 भैंस आ जाया करती, आज भी 1 तोड़े सोने में ही आवे 1 भैंस, है ना। 10 रुपए में 1 भैंस आया कर दी, तो वो रुपए की कीमत तो कम ज्यादा हुई, वो तो रुपया तो उतना ही है ना। 1 रुपए मतलब 10 रुपए का 1 तोड़ा सोना है, 10 रुपए की 1 मोहर है अपनी, तो 10 रुपए की भैंस आपने देखी होगी जी किसी ने, 10 रुपए की भैंस ना, तो आज भी 10 ही रुपए के बराबर है अगर आपका असली गोल्ड हो तो अपने पास में। कागज के नोट में ही तो 1.25 लाख रुपए की भैंस है? सोने में तो उतना ही है। इवन मजदूरी घट गई। मजदूर को अगर 1 दिन की मजदूरी 5 रुपए मिलती थी रुपए में, लेकिन उस 5 रुपए में उस टाइम पे 84 रुपए का 1 तोड़ा 10 ग्राम सोना था। 184 रुपए, सॉरी। तो 184 रुपए में 5, यानी कि अगर आप 40 दिन में 1 तोड़ा, 40 दिन में 1 तोड़ा कमा लिया करता। आज दिहाड़ी देखो 40 दिन में 1 तोड़ा कमा लेता है क्या? आज घट गई उसकी कीमत, उसकी दिहाड़ी खा गए वो। किसान का जो गेहूं है 50 रुपए क्विंटल है, मान लो 1970 की बात कर रहा हूं मैं। किसान का गेहूं 50 रुपए क्विंटल है और 184 रुपए का 10 ग्राम जो है वो गोल्ड है, तो आपके 3 क्विंटल में, मतलब 4 क्विंटल में 1 तोड़ा सोना आ जाएगा। आज 4 क्विंटल में आता है 1 तोड़ा सोना? नहीं आता है। तो रेट बढ़े नहीं है, रेट घटे हैं उल्टे। क्योंकि स्थायी कोई मापक होगा किसी ऊर्जा का, उसी के बराबर तो देखोगे ना। स्थायी मापक केवल गोल्ड है। इसलिए पूरी दुनिया में जब सारी करेंसी फेल हो जाती हैं, सारे देश जब फेल हो जाते हैं, सबकी मुद्रास्फीति खत्म होगी, बोला संसार नहीं रहे, न्यू हो गए, युद्ध हो गए, महंगाई होगी, फलाना हो गया, तो जो तेल के देने वाले लोग हैं या दूसरा सामान देने वाले लोग हैं, वो आपकी करेंसी लेना बंद कर देंगे। वो बोलेंगे अब हम गोल्ड में करेंगे ट्रेड आपस में। वो फिर सोना ही लेते हैं, है ना। सुना होगा आपने, देखा भी होगा अखबारों में कि सोना, वो उन्होंने मना कर दिया करेंसी लेने से, बोल रहे गोल्ड में ही करेंगे अब हम ट्रेड। यानी गोल्ड एक परमानेंट करेंसी का एक साधन है। इसीलिए जो झारखंड में अभी, छत्तीसगढ़ में जो सोने की खदान मिली है, उसी के लिए जंगल काटे जा रहे हैं हंसदेव के। तो वो सोने की खदान किसको मिल रही है? अडानी को। तो असली मालिक कौन बनेगा देश का? अडानी। इस खेल को समझना है। हम लोगों के बच्चों के तो फिर नकली नोट, बाद में डिजिट, और डिजिट भी फिर क्रेडिट स्कोर, क्रेडिट स्कोर से सोशल क्रेडिट स्कोर, जो कि दूसरे कंट्रीज में ऑलरेडी इंप्लीमेंट हो चुका है। यानी वहां तो जो बालक गया हो तो गुलाम समझो कन्फर्म है जाते ही। चलो जी, बात ठीक है कि गलत है? महंगाई बढ़ी है क्या? आपको महंगाई नहीं बढ़ी है, आपकी मेहनत को खाया जा रहा है। नहीं समझे क्या? मेहनत को खाने का तरीका क्या है? मेहनत को खाने का तरीका बता देता हूं, अभी आपको आइडिया दे देता हूं। मेहनत को खाया,
आप में से टमाटर कोई लगाता है किसान? मैंने टमाटर का एग्जाम्पल इसलिए लिया क्योंकि पिछले 2 साल में मैं इसका लेता रहा था और मैं इस पे बात कर रहा था। कपास पे कर सकते हैं, लेकिन कपास पे मैंने कैलकुलेशन दूसरे तरीके से करनी पड़ेगी, कर नहीं रखी पहले से, इसलिए नहीं मैं बोल नहीं पा रहा, इसलिए टमाटर पे बोल देता हूं, कॉमन है सबसे ज्यादा। मैंने आज तक किसान का टमाटर 5 रुपए किलो से ज्यादा बिकता नहीं देखा। नहीं बिका ना जी। मंडी में जो किसान के टमाटर की कीमत है वो 1 रुपया किलो, 2 रुपया किलो या 5 रुपया किलो, यानी कि 100 रुपए क्विंटल, 200 रुपए या 500 रुपए क्विंटल के हिसाब से बिकता है। 5 तो मैक्सिमम है, मैं मैक्सिमम पे ही जाऊंगा, मैक्सिमम का खेल खेलेंगे अपन। तो किसान का टमाटर बिका 500 रुपए क्विंटल। मान लेते हैं किसान ने 1 क्विंटल टमाटर बेचा। कितना बेचा? कितने रुपए मिले उसको? उसने घरवाली को लाके दे दिए 500 रुपए, लो घर बारन संभालो, कोई सामान लेना हो तो बता देना। ठीक है जी, घरवाली ने वो 500 का नोट रख दिया। थोड़े दिनों के बाद अडानी को मिल गया 1 लाख करोड़ का लोन। उसने मार्केट से सारा टमाटर उठा के रख लिया अपने गोदाम में। लोन तो उसको मिल जाएगा ना, ऐसे डिजिट तो ट्रांसफर करने हैं खाली, तो उसको टमाटर मिल गया। उन्हें देने भी नहीं वापस। ठीक है, अब वो जब सारा टमाटर मार्केट से गायब हो चुका है तो टमाटर होना शुरू होएगा महंगा। मैंने पिछले से पिछले साल टमाटर देखा है 200 रुपए किलो बिकता हुआ। आपने भी देखा होगा 200 रुपए किलो जी। अब पंडित जी ने कह दिया जी तेरे 60 आ रही है, लग रही है तेरी तो उल्टे दिन लग रहे, तेरे तो ग्रह ठीक करने पड़ेंगे। वो बोला जी क्या करना पड़ेगा जी? सत्यनारायण की कथा को आनी पड़ेगी। तो सत्यनारायण की कथा या भंडारा करना था, अलवाई ने जाके कह दिया भाई बढ़िया भंडारा करना पड़ेगा, नहीं तो फिर मतलब कंजूसी करेगा तो गड़बड़ हो जाएगी। उन्होंने बोले ठीक है भाई, पंडित जी अलवाई तक है, अल्लाह बता भाई बढ़िया सी सब्जी बनानी हो तो क्या क्या लाना पड़ेगा। उसने सारा सामान लिख दिया, उसने लिख दिया, साथ में उसने टमाटर भी लिख दिया अलवाई ने, और उस टाइम पे 200 रुपए किलो लिए टमाटर। अब वो जो किसान है वो अपनी घरवाली को बोलता है कि वो जो टमाटर बेच के पैसे लाया था मैं दे दे। लिया तो गणा ही था वो, पर मैं उसी 500 रुपए की मान लेता हूं। उसी 500 रुपए में अगर वो टमाटर लेने जाए तो कितना मिलेगा अब उसे? 2.5 किलो, है ना? देखो कमाल की बात, उस टमाटर में रस भी उतना ही है, उसको उगाने में जोर भी उतना ही लगा, लेकिन किसान का 100 किलो टमाटर 2.5 किलो बना दिया 1 मिनट में, और 500 रुपए न्यू के न्यू है। हमें कह दिया डिमांड एंड सप्लाई। हाँ, मैं कह दिया डिमांड एंड सप्लाई। समझ आई जी किसानों? आपका 100 किलो टमाटर एक झटके में 2.5 किलो बना दिया, जैसे जादू, छू बोला गायब। सारी मेहनत करी कराई पानी फिर। इसी तरह अनाज में हुआ, आपसे ले रहा है वो 20 रुपए किलो अनाज, फिर वो सड़ाता है, उसको सड़ाने के बाद उसका वो ब्रेड बनाता है, और आधा किलो ब्रेड का पैकेट 65 रुपए का मिलता है, 130 रुपए किलो। आप इसे गेहूं लेके आप ही को सड़ा के उल्टा 130 रुपए में आपको दे रहा है। ओ तेरे की, आपसे 1 रुपया किलो टमाटर लेता, 250 रुपए किलो की सॉस बेचता है, उल्टा केमिकल भी मिला के देता है। आपकी मूंग की दाल क्या रेट बिकती है, और शाम को जो बच्चे आपके पैकेट खोलते हैं वो कितने की मिलती है? कैलकुलेट तो करके देखो, नमक ही तो मिलाता है खाली। क्यों जी? कॉटन सीड ऑयल में तड़ के वापस आपको दे रहा है। इसी तरह नहीं, लूट नहीं है, हम लोगों की नासमझी, हमें पता नहीं उसका करना क्या है। मैं ये कह रहा हूं फिर से, किसान को ये पता नहीं है, उसने जो गेहूं उगा दिया, जो जीरी उगा दी, जो चोना उगा दिया, उसका करना क्या है उसको पता नहीं है। अगर उसको केवल इतना बता दिया जाए, यानी जब आप सब लोगों को यह बताने के लिए गांव में जाओगे कि तुमको सबका बराबर सम्मान करना है, तो यह भी तो बताने चले जाओगे कि तुमको अपने गेहूं का क्या करना है, यह भी तो साथ में बता दोगे, तभी तो ट्रेनिंग की जरूरत है। भी गेहूं का करना क्या है, इसका हमको गेहूं कैसे करनी है, कैलकुलेट तो करके देखो मेरे दोस्तों। अगर आपके घर में 5 आदमी रहते हैं तो डेली का आपका 2 किलो अनाज लगना है यार।
ज्यादा से ज्यादा की कह रहा हूं, मेहमान का समेत, मेहमान भी आते रहे रोज की रोज। या लगता है क्या 2 किलो से ज्यादा अनाज? महीने में कितना लगा? 60 किलो। 12 महीने में कितना लगा? 4 क्विंटल है। 12 से 84, 7 8 9 क्विंटल, वो 10 क्विंटल की टंकी चल जाती ना 5 लोगों में। 10 क्विंटल की लोहे की टंकी होती है अपनी, जो घरों में रखते हैं नॉर्मल, पूरा साल चलती है ना, और बच भी जाता है अगले साल का। गलत है कि सही है? 10 क्विंटल का अनाज कितने का बिकेगा? 20,000 का। 20,000 पे चला के दिखाओ पूरा साल। अरे 2 दिन भी ना चला यार, घर तक आंधे आंधे साफ हो ले। 20,000 का अनाज चल जाएगा पूरा साल, लेकिन 20,000 रुपए नहीं चल रहे पूरा साल। यही तो ठगी है। उसी से आप खाली एक काम करो, अनाज बेच के 20,000 का, और बच्चों को 20,000 रोटी खवाओ उन पैसों से, फिर देखो कै दिन खवा लोगे। 10 दिन में साफ रोज का 2,000 खाओगे क्या? नहीं। इस कैलकुलेशन को समझना है किसान को, कि भाई आपकी इतनी जरूरत नहीं है कि आपको 50 क्विंटल उगाना है खेत के अंदर, आपको मात्र 10 क्विंटल उगाना है। और जब उद्योगपति को खाने के लिए कुछ नहीं मिलेगा, वो तो पैर पकड़ता हुआ आएगा, माई बाप जिस मर्जी रेट दे दे, भूखा मर गया। नहीं क्या? आप बताओ ना। आप ये कह रहे हो, आपने क्या कहना है? जब आप 7 लाख गांव में जाके किसान को ये कह दोगे आपस में बांटो जितना मर्जी, किसी हरामी को नहीं देना गांव से बाहर, है? दाल लगानी है, आपके यहां कपास हो रहा है, आपके यहां कपास है, मेरे वहां सब्जी है, तो आपा तो कपास के बदले सब्जी ले लेंगे, क्या टेंशन है? पर किसान को आओ उद्योगपति रुपया लेके कागज का नोट, तेरा चेत है नहीं भाई, वो फिर आप वाली सिचुएशन है, जरूरत ही नहीं भाई तेरे उसकी। मुझे जो चाहिए वो सिर्फ गोल्ड। महाराष्ट्र में आज भी एक गांव है जहां कोई ट्रेडिंग पैसे में नहीं होती, सिर्फ चांदी में ट्रेड करते हैं वो लोग। अगर उधार लेने आएगा तो चांदी ही उधार देता है, चांदी ही ब्याज लेता है, चांदी में लेते हैं। अभी 4 भाइयों का बंटवारा हुआ था वहां, अपने एक साथी है वहां पास में, वो कह रहा था बोला जो 4 भाइयों का बंटवारा हो गया, पुराने मकान से नए मकान में पैसे शिफ्ट कर रहे थे, तो बैलगाड़ियों में चांदी लाद के उन्होंने अपने घरों में शिफ्ट करी थी। इतनी चांदी है हर घर के अंदर, अभी भी, इस वक्त भी। आज 2025 के टाइम पे भी कह रहा हूं मैं, क्योंकि वो प्योर प्योर धन है, वो अनाज प्योर धन। भैंस है, मान लो आपके घर में भैंस हो गई, आपके घर में 1 लाख रुपए की भैंस ले ली, वो 10 महीने में 11 महीने में ब्याजेगी, और उसके 2 साल में तैयार हो जाएगी अगली भैंस, तो वो 1 लाख रुपया 2 साल में डबल हो गया आपका। हो गया कि नहीं हो गया जी बताओ? कोई बैंक इतना जबरदस्ती इतना फास्ट डबलिंग नहीं करता। और घर में ऑन लग रहा पड़े पड़े, अरे 1 लाख रुपया घर में रखो के पता अगले दिन आके नु कहता बोला कल से तुम्हारा रुपया जो है लीगल टेंडर नहीं रहेगा, फिर जाओ टोन दो ना बैंक में जमा करा दे, कोई ले लो भाई, कोई ले लो, कोई ले लो। ठीक कह रहे हो जी, ठीक कह रहे हो। वो ये कह रहे हैं आपके उगाने की जरूरत नहीं है, अमेरिका से आएगा, क्योंकि बिल गेट्स ने 3.25 लाख एकड़ जमीन ले ली, और हाँ तुमको अनाज फ्री देते रहेंगे सारी जिंदगी। वो तो हमको ये एहसास दिला करके किसान को ये बता रहा है, वो ये बताने की कोशिश कर रहे हैं रोज की रोज टीवी के माध्यम से, अखबारों। अभी आप क्या सोचते हो, आपके अखबार में जब डीएपी के लिए लाइन में लगा किसान, जब एमएसपी की मांगने वाला, एमएसपी की डिमांड करने वाला किसान, अपने पानी के लिए लड़ने वाला किसान, बिजली के बिल के लिए फांसी खाने वाला किसान, और कर्जे के लिए आत्महत्या करने वाला किसान, जब उसकी खबर छपती है तो आपका बच्चा इस मेंटली तैयार होने लग रहा है कि इससे अच्छा तो जमीन चली जाए, इससे अच्छा तो बापू या जमीन ये किले बेच के मेरे को एक प्लाट लेके दे दो, या मैंने विदेश भेज दो तो मैं बच जाऊंगा, नहीं तो यहां तो मैंने भी सुसाइड करना पड़ेगा। वो 21 बार आपके दिमाग में 21 खबरें ऐसे रोज की रोज डाल रहा है कि खेती घाटे का सौदा है, खेती तुमको नहीं करनी है, वो आपको ऐसा बताने की कोशिश कर रहा है, जबकि खेती घाटे का सौदा नहीं है। सबसे बड़ा, सबसे उत्तम, सबसे सर्वोत्तम काम खेती है, तो वो आपको इससे दूर करने के षड्यंत्र रच रहा है, और हम लोगों को केवल खाली इतना बताना है। देखो भाई, मैं इतनी बात फिर कहूं, मुझसे शुरू में जब मैं चला था तो मुझसे मेरी टीम के साथियों ने यह कहा था
कि भाई लोग नहीं समझते हैं, और मैंने ये कहा था अगर नहीं समझते हैं तो कुछ नहीं बदलेगा, किसी ना किसी को तो समझाना ही पड़ेगा। वो बोले कि समझाया नहीं जा सकता, बहकाया जा सकता है। मैं कहा बहका कर केवल गलत रास्ते पर लगाया जा सकता है, अपने पीछे लगाया जा सकता है, अपने पीछे दौड़ाया जा सकता है। सही रास्ता मेरे पीछे नहीं है यार, मुझे जहां जाना है आप सबको वहां नहीं जाना है, आप सबकी मंजिल अलग है, अब सबका रास्ता अलग है, तो मेरे पीछे आने का लॉजिक ही नहीं है। मुझे तो आपको आपके रास्ते पे लगाना है बेसिकली। अगर मेरी समझ अगर सही काम करे तो सबको अपने अपने रास्ते पे लगाना है ना, जिसका भगवान जहां है उसको वहां मिलना है ना, उससे लास्ट में तो परमात्मा से मिलना है ना आप सब लोगों को। तो मेरे वाला जहां है वहां आपके वाला नहीं है ना, वो है तो एक ही पर रास्ता अलग अलग, आप अलग अलग जगह बैठे। मान लो यहां यो इसको मान लो, यो भगवान मान लो आप। अगर आप लोग आओगे, आपको वहां से आना है, आपका रास्ता अलग है, इनको यहां से आना है, इसका अलग है रास्ता। थोड़ा आगे चल के एक मिल सकता है, एक रास्ता हो सकता है, लेकिन भाई जो जहां आप बैठे हो, जहां आप खड़े हो, वहीं से अलग अलग है। ये तो आप समझो, अपने वो गूगल मैप पे भी जाओगे ना, उस पर भी क्लिक करते हो कि भाई मैंने जाना चंडीगढ़, तो वह न्यू नहीं कहती चल चल पड़े, वो पहले न्यू पूछे कहां खड़ा है, पहले न्यू तो बता भाई, जहां से चलना वो बताना। तो आप लोग कहां खड़े हो पहले तो देखो, वहां से जाना कहां है। वो हो सकता है हम सबकी मंजिल एक हो, लेकिन वहां से जितना सफर आपको तय करना पड़ेगा, मान लो यहीं जहां से भी भाई आपको तय करना पड़ेगा, वो तो आप ही को तय करना पड़ेगा। इसलिए प्राथमिकता ये क्या रहेगी कि भाई हमारी प्राथमिकता है समझाने की, चाहे किसी के समझ में आए चाहे किसी के समझ में ना आए, आई डोंट केयर। मुझे नहीं पता मेरे साथ 4 लोग साथ में देंगे या 40 देंगे, कोई मतलब नहीं। ये तो सारे गवाह हैं, सुरेंद्र भाई तो गवाह है, अपन नहीं रुके एक दिन भी बोलने बिना, हम नहीं रुके और पूरा समझाया, चाहे किसी के समझ में आए चाहे ना आए। आप लोगों में से 10 को आए, 100 सारे 100 को आए, 200 को आए, आई डोंट केयर, मुझे कोई मतलब नहीं। लेकिन मैं ये बता रहा हूं, दिस इज द ओनली वे, दिस इज द ओनली वे। तो कैलकुलेट तो करो, आपको चाहिए कितना। 10 क्विंटल के हिसाब से पूरे गांव में अगर 1000 घर हो तो 10,000 क्विंटल चाहिए ना, खाली कितनी एकड़ जमीन चाहिए उसके लिए, इतनी एकड़ जमीन गेहूं की हो गई, इतनी ही आपको, मतलब इससे आधी चावल की चाहिए। क्योंकि अगर अनाज, अगर गेहूं खाओगे तो चावल नहीं खाओगे, चावल खाओगे तो गेहूं नहीं खाओगे, जितना अनाज उतना ही खाओगे ना, 400 ग्राम ही। समझ रहे हैं बात को आप मेरी? यानी उतनी जमीन पे आपका उससे आधी जमीन चाहिए, यानी जितना आप गेहूं का कैलकुलेशन करोगे उससे आधी जमीन में पूरे गांव के हिस्से का हो जाएगा। फिर दाल, सब्जी, ठीक है, फिर आपका कपास कपड़े के लिए, और फिर सॉस चटनी के लिए, गुड़ के लिए गन्ना, मीठे के लिए गन्ना, और जो सिर्फ नमक के अलावा आपको गांव में कुछ भी लाने की जरूरत नहीं। क्या जरूरत है बताओ? एक्चुअली जरूरत नहीं है, नमक की भी जरूरत, हाँ, वो बना भी सकते हैं, है ना, ठीक है, बन भी जाएगा तो उसकी भी जरूरत नहीं है। तो जब हमें किसी की जरूरत नहीं है तो क्या हमें पैसे की जरूरत है? भाई चलने के लिए जो साधन है हमने अपने बच्चों को बनाना सिखा देना है। मैं आपको बता रहा हूं, कोई किसान अपना ट्राई करो, जनरेटर है जी, किससे चलता है जनरेटर? फ्यूल से चलता है। अगर वो घूम जाए तो बिजली बना देगा? अगर वो सिर्फ घूमने से ही तो बिजली बन जाएगी? भाई आप वो हवा से घुमा लो, टरबाइन है पानी वाली उससे घुमा लो, या कोयले वाला है टरबाइन उससे घुमा लो, सिर्फ घूम जाए बिजली बन जाएगी ना। अब मुझे ये बताओ कि बैटरी में एनर्जी स्टोर है, वो एसी में कन्वर्ट हो सकती है? इन्वर्टर से हो सकती है। वो एसी किसी मोटर को चला सकता है? उस मोटर पर पटा चढ़ा के डायनेमो को घुमाया जा सकता है, डायनेमो घूम के बिजली बना सकता है और बिजली स्टोर करी जा सकती है। 1 रुपया लगना नहीं यार। फ्री एनर्जी का कॉन्सेप्ट आपने कर रखा है, दुनिया ने कर रखा है, जिसका अकल है। जरूरत ही नहीं है यार बिजली कनेक्शन की, कोई बिजली कनेक्शन की आवश्यकता नहीं है। लेकिन आपको एहसास दिला रखा है, क्योंकि फिर वो क्या करेंगे, जैसे उन्होंने गुड़ के
क्लेसर के का मामले में कर दिया ना, और कुम्हार की भट्टी के मामले में, कि कुम्हार की भट्टी तो पोल्यूशन फैला रही है और फैक्ट्री नहीं फैला रही। इधर गुड़, ये गुड़ वाला क्लेसर तो पोल्यूशन फैलाता है, इसके ऊपर तो एफआईआर हो जाएगी, शुगर मिल जो है वो अमृत फेंक रहा है? मतलब ये कैलकुलेशन पराली वाले मामले में देख लो, मतलब ये कैलकुलेशन आपको बता दी गई और आपने मान लिया, क्योंकि आपकी मांग उठाने वाला कोई आदमी नहीं है। आपके यहां डल्लेवाल साहब हैं, आपके किसान नेता हैं, राज्यवाल है, डल्लेवाल है, उगराहा है ना, 3 बड़े नेता आप लोगों के पंजाब में हैं। किसान आंदोलन के दौरान बैठ के 2-2 घंटे बैठ के समझाया, मैंने नाम ले रहा हूं, मैं ऑन रिकॉर्ड उनका इसलिए ले रहा हूं क्योंकि हमें दुख है इस बात का कि जब हम उनके पास गए और हमने उनको कहा कि आपकी बात मानते हैं लोग, केवल समझा तो दो इन किसानों को कि यार नहीं जरूरत है इतना केमिकल डालने की, नहीं जरूरत है इतना पीछे भागने की, आपके पीछे भागेंगे लोग ऐसी बातें करके, एक बार बिठा तो दो एक बारी। मतलब आप यकीन मानेंगे सबको ये लगता है, ये मैं सिर्फ इनकी बात नहीं कर रहा 3 किसानों की, मैंने तो राकेश डकैत को भी, उसको टकैत को भी बोला था हैं, और अपने वालों को भी, चड़ूनी साहब को भी बोला था, सबको बोला था मैंने तो कि यार बैठ के बातें तो करो। अकेला एक नेता था गुरनाम सिंह चड़ूनी, जिन्होंने अपने 2 दिन का शिविर वहां कुरुक्षेत्र में लगा दिया कि भाई आप, मैं किसानों को बिठाऊंगा, आप समझा लो, और समझ में भी आया। पर किसान के साथ दिक्कत क्या है, अब जो बड़ा किसान है वो तो शहर में शिफ्ट हो गया है, उसको तो दुनिया की प्रॉब्लम से कोई लेना देना नहीं है, उसका तो ठेका ही करोड़ों में आ रहा है। और जो छोटा किसान है वो कर्जे से मुक्ति नहीं है, फिर वो पढ़ा लिखा नहीं है। अब हमारी बात 2 दिन सुन तो ली, तो लास्ट में जो कंक्लूजन था किसानों ने क्या दिया, कह रहे यार बलहारा जी बात तो सारी सही है, पर ये तो ऊपर से गई मारी, क्योंकि हमने बता दिया रोथशाइल्ड, रॉकफेलर, न्यू वर्ल्ड ऑर्डर, फलाना ढिमकाना, हमारे भी थोड़ी समझ में थी कि भैया इनके स्तर पर आके समझा दो, थोड़ी सी समझ में रहता है, हम लोगों को भी ऐसे ही अकल आएगी ना भाई, किन लोगों को क्या क्या समझाना है, क्या क्या बताना। तो वो फिर हमने लगा कि चलो कोई बात नहीं, अगली बार फिर मीटिंग करेंगे, तब बात बन जाएगी, तो तब कर लेंगे। पर मैं ये कह रहा हूं कि सब लोग, पॉलिटिकल पार्टी के लोग हों, एनजीओ हों, संगठन हो, किसान नेता हो, सबको यह लगता है कि उनकी जो प्लेट है वो फुल पड़ी है, उससे ज्यादा का वर्कलोड नहीं। हमें कोई कहेगा हम भी नहीं कर सकते, कहीं ऐसा नहीं सोच रहा हो कि हम सारा की मान लेंगे, ऐसा नहीं है। तभी ये दिमाग में आया कि यार जिसको समझ में आ जाए वो निकालने पड़ेंगे समाज में से, कि जिसको समझने की ललक हो आ जाओ, और फिर समझा के फिर उतरना पड़ेगा, एक बार तो उतरना पड़ेगा। देखो अभी देखो, आप सोचो, आप अलग अलग जगह से आए हो, हमने एक प्रयास किया कि आप अलग अलग जगह से आकर के यहां पर इकट्ठे हो गए, हमने आपको अपनी बात बताई, आपको लगा कि यार ये बात ठीक है और इसको समझाना चाहिए। तो अब अगर मान लो आपके प्रयास से पूरे हरियाणा में हर गांव में अगर 2 आदमी समझे हुए हो जाएं, तो फिर गांव में निकलना आसान हो जाएगा ना। इसीलिए हमने ये टीम 500 का आइडिया लिया कि भाई एक काम कर लेते हैं, 500 लोग एक बार हरियाणा में उतार के देखते हैं। आप कुछ भी काम करते हो, अगर समाज के नाम पे, देश के नाम पे 10-15 दिन निकालना कोई बड़ा काम नहीं होता, बड़े आराम से निकाल देना चाहिए। उससे अपनी भी जीभ पे भी धार लगे ना, तलवार की तरिया, भाई पेन्नी होगा जीभ तो बात कहनी आएगी हैं, और सबसे आसान होता है। तो पहले वो क्या करता ना, बोला वो एक कहावत है ना कि सीखने के लिए ना आमतौर पर आप आगे बिठा दे नाई अपने छोरे ने, हैं, अब सीखे नाई का कटे जाट का, अब भाई कटेगा हम। तो यहां आप लोग सीखोगे और गांव में जाकर बात पहुंच जाएगी, और फिर वो पूरी प्रोसेस को, इसीलिए हमने ये कहा कि यार पूरे गांव में उतरना पड़ेगा, एक बार तो सब मतलब चिल्लाना पड़ेगा बेसिकली कि हम ऐसे लोग हैं जो इस मुद्दे पर बात करना चाहते हैं, इस पर समझाना चाहते हैं, इस पर बताना चाहते हैं। आप में से जिस जिसको भी यही चीज समझनी हो या करनी हो, आप आ जाओ, एक बार तो बोलना पड़ेगा भाई, क्योंकि जो जेन्युइन लोग हैं वो सोए पड़े हैं घर पे आराम से, इस चक्कर में सोए पड़े हैं क्योंकि आपने 30-30, 40-40 साल क्रांति की बातें करी, क्रांति की बातें सुनी, जितने क्रांतिकारी आए सब फिर बाद में पॉलिटिशियंस होकर के निकल लिए।
या अपने अपने कॉम्प्रोमाइज कर लिए, या फिर कॉम्प्रोमाइज नहीं करे तो डर जाते हैं, एक्चुअली डर जाते हैं भाई। मतलब आप सोच कर देखिए, मेरे मेरी माता और मेरे पिताजी गांव में हैं मान लो अकेले, और मेरे घर पे अगर पुलिस वाले रेगुलर जाने लग जाएं, सीआईडी वाले, और जहां बच्चे रहते हैं वहां भी रेगुलर जाने लग जाएं, तो मेंटल हरासमेंट बहुत ज्यादा हो जाता है। तो फिर आदमी सोचता है यार क्यों चक्कर में पड़ रहा है, जिनके चक्कर में पड़ रहा है वो तो उठते ही नहीं, वो तो सोए पड़े हैं। फिर आदमी ढीला पड़ जाता है, फिर अंदर की आग उसको फिर चुप नहीं रहने देती, फिर सोचता है चल कुछ नहीं से तो कुछ कर ले, फिर वो कॉम्प्रोमाइज करता है। कॉम्प्रोमाइज इसलिए करता है क्योंकि कितना कोई आदमी, कैपेसिटी होती है, एक आदमी की कैपेसिटी होती है। आज हम मैं और वो राजविंदर कैलकुलेशन कर रहे थे, 20 लाख किलोमीटर मैं ड्राइव कर चुका हूं, 20 लाख किलोमीटर। मतलब इमेजिन कर दो आप, मतलब इतना किसी पॉलिटिशियन की गाड़ी नहीं घूमती इतना। और इस 20 लाख किलोमीटर में से मैं, नहीं रेल का, बस का और हवाई जहाज का तो अलग किलोमीटर है, सिर्फ गाड़ी गाड़ी का ड्राइविंग है ये। मेरी पिछले वाली गाड़ी जो होंडा सिटी है 5.5 लाख किलोमीटर तो वो चली है। आपने साइकिल यात्रा भी की है? वो साइकिल यात्रा भी नहीं करी, वो करने की तैयारी थी, वो अब करेंगे वो। लेकिन मैं वो तो चल 2-4 हजार किलोमीटर ही बनेगी, पर ये जो किलोमीटर है आप सोच के देखो, किसी आदमी का हाथ 20 लाख किलोमीटर ऐसे रहे, दिन में 10 घंटे ऐसे रहे, तो ये जो कॉलर बोन है ये बिल्कुल खत्म हो चुकी है मेरी, क्योंकि ये हाथ ऐसे रहता है ना, या ऐसे रहेगा या ऐसे रहेगा, दोनों हाथ ऐसे करोगे तो या ऐसे रहेगा, तो आप पोजीशन आप बदल नहीं सकते ना, ऐसे ही देखते रहना पड़ेगा ना, गर्दन भी ऐसे ही है। अच्छा टांग भी मुड़ी मुड़ी, अपनी मर्जी से घूमने कोई निकले तो बात अलग है। यानी रोजाना का लगभग 400 से 600 किलोमीटर का एवरेज, मतलब 400 मिनिमम है एवरेज जो है। और कभी कभी तो हम जाते हैं तो 5-5 हजार किलोमीटर एक रनिंग में घूम के आते हैं, मतलब पूरा जब कई जगह पे ट्रेनिंग्स और वो सारे कार्यक्रम होते हैं, तो इस तरह से। अब आप सोच के देखो, और इसमें से मैं आपको ये इसलिए बता रहा हूं कि ऐसे नहीं है कि हम बोलना चालू किया और आपको बात समझ में आ गई, ये सिर्फ मैं आपको ये बता रहा हूं कि मेंटली आपको इतना तैयार होना पड़ेगा कि हो सकता है कि 9 साल तक दिन रात भौंकने के बावजूद भी हमें यह महसूस हो रहा होगा यार उतना नहीं कर पाए जितना करना चाहिए था, या उतना नहीं हो पाया जितना होना चाहिए था। वो महसूस होता है ना अंदर कि यार इतने दिन में तो यार इतने आदमी तो तैयार हो जाने चाहिए थे यार। ये तो मतलब हम शायद समझा नहीं पाए, या फिर हम ये सोचते हैं शायद परमात्मा ने हमारे हाथ से नहीं करवाना होगा, आगे और योद्धा तैयार करके आगे कुछ और करवाना होगा जिससे भी, तो आई डोंट नो, हमें नहीं मालूम है। हमको तो ये भी नहीं पता हमारा, हम जो कर रहे हैं उससे हासिल क्या होगा, हमको तो ये भी नहीं पता। कई बार बोलते हैं देवेंद्र तू करना क्या चाहता है, मेरे को क्या पता, मैं तो आपको ये बता रहा हूं यार ये गलत रास्ते पे हैं हम, और हमें सही रास्ता चुनना है और चुन के अपने बच्चों को बताना है। क्योंकि अगर हम समस्या का समाधान का हिस्सा नहीं है तो हम ही समस्या हैं। मैं समस्या नहीं बनना चाहता अपने बच्चे के लिए, मैं अपने बच्चे के समाधान का हिस्सा बनना चाहता हूं। मैं लोगों को कह रहा हूं अपने बच्चों के लिए कहां तक जाओ, कहां भागोगे, बताओ तो सही। मैं अपने गांव में पढ़ता था, गांव में पढ़ाई नहीं थी, पड़ोस के शहर में पढ़ा लिया, वहां पढ़ाई नहीं मिली तो फिर करनाल भेज दिया घर वालों ने, घर भेज के फिर नौकरी करने लग गया बाहर ही, फिर अब चंडीगढ़ आ गया। अब कहां जाऊं, अब विदेश जाऊं, ओट लेगा विदेश। अरे जिसकी मां ने नहीं ओटा दूसरे की मां क्यों ओटेगी भाई। जहां मैं पैदा हुआ अगर वो धरती मेरे को नहीं ओट सकती तो पुरानी धरती ने के ठेका ले रखा मेरा, नहीं। मतलब वहां जो गड़बड़ है उसको ठीक क्यों नहीं कर रहे हम समस्या से क्यों भाग रहे हैं, और क्या दिक्कत है अगर हम जेन्युइन सच्चाई की बात करें अगर, तो उसमें दिक्कत क्या है कि सबका भला हो जाए, तो अपना ही अपना भला क्यों चाहिए हमारे को, सबका क्यों नहीं चाहिए, मेरे कोई नौकरी क्यों चाहिए, सबको रोजगार क्यों नहीं मिलना चाहिए, मेरे कोई पैसा क्यों चाहिए, सब समृद्ध क्यों नहीं होने चाहिए, मैं ही क्यों ठीक रहना चाहिए हूं, मेरा पूरा गांव स्वस्थ क्यों ना रहे, मुझे ही प्यार क्यों मिले, सबको क्यों ना मिले है। मतलब ये भी तो मानवता है, ये भी तो परमात्मा की मतलब कृति है। इसीलिए तो मैं ये बोल रहा हूं कि भाई
और बताओ क्या रास्ता है? क्या अपने अपने हिस्से का ले लेकर अपनी अपनी गुफा में घुस जाएं? मतलब वो रास्ता तो गलत लग रहा है, नहीं फील हो रहा है यार। नौकरी करता था, सरकारी मास्टर, ऑनलाइन पढ़ाता था, यूके यूएस शिकागो लंदन, मौज कर रहे थे अपना, पता नहीं लोग काम करते, 65 फ्रेंचाइजी पूरे इंडिया में थी, लोग काम करते थे, पैसा छपता था, अपने आप आता था। पागल हो गए, दिमाग खराब होगा, गाड़ी का तेरा दौरा पड़ रहा क्या करें, बता तो सही भाई। आप ये बताओ क्या मतलब, मुझे रास्ता गलत दिखाई दे रहा है। मेरा बच्चा 5वीं क्लास में पढ़ता है और वो, अब मेरा ऑफिस था चंडीगढ़ में 38 सेक्टर में, और वो कम्युनिटी टॉयलेट इस्तेमाल करने गया तो मुझे बता रहा है कि पापा जी नीचे ना एक डॉक्टर भैया थे। डॉक्टर भैया थे तने के पता, भले उन्होंने अपने आप को इंजेक्शन लगाया और वहीं सो गए, और इंजेक्शन लाया इसलिए डॉक्टर सोचा उसने उन्हें क्या पता वो कैसा डॉक्टर है। फिर एक और डॉक्टर भैया आए, उन्होंने भी लगाया और वो भी सो गए वहीं। मेरे को यार अभी तो ये 10 साल का है, 15 18 20 का होने के बाद तो इसको समझ में आ जाएगा ना कि इससे दूसरा आनंद भी मिलता है इस इंजेक्शन से, तो क्या मैं भी ट्राई कर लूं। मैं घरवाली को बोलता हूं, यार पूनम अगर नोटों का ढेर लगा के खड़ा कर दिया और उसको कल को उसको रेलवे स्टेशन पे या रेल में बैठे कोई नशेड़ी मिल जाए, कोई अपराधी मिल जाए, तो मेरा बच्चा कितना सुरक्षित है? कब तक मैं उसको कैद करके अपने घर में रखूंगा? अगर मेरा समाज खराब है तो एक बाप होने के नाते मेरी तो ड्यूटी है उसको एक अच्छा समाज देने की। अगर मैंने उसको पैदा, मेरे जरिए वो पैदा किया परमात्मा ने, तो उसको एक अच्छा समाज देना मेरी जिम्मेदारी है, और मैं वो जिम्मेदारी देगा पैसे पैसे कमाने पर लग रहा। तो इसलिए क्या है, वो फिर इंस्टीट्यूट पे फिर मन नहीं लगा कि छोड़ दो यार इसे, वो बोला पहले नौकरी छोड़ दी, अब सारा कुछ सेट है, अब तू ये भी छोड़ देगा तो कैसे चलेगा? चल जाएगा यार, जिनके नहीं। हाँ, और नकली धन के पीछे असली धन क्यों बर्बाद करें, औलाद को क्यों, मतलब अब अभी उसका स्कॉलरशिप पे एडमिशन हो रहा था दूसरे कंट्रीज में, क्योंकि नेशनल चैंपियन है तो उसके पास नेशनल रिकॉर्ड है सारे के सारे, तो एक यूनिवर्सिटी 1 रुपया नहीं मांगती उससे एडमिशन का। अभी भी जिस कॉलेज में पढ़ता है फ्री पढ़ने लग रहा, स्कूल में भी फ्री पढ़ता है, फीस तो कभी दी नहीं है मैंने, उसके स्कूल की तो फीस दी नहीं, खेलने पे मैं अपनी मर्जी से पैसा खर्च कर रहा हूं, तो फ्री में उसका एडमिशन हो रहा है कनाडा की, अमेरिका की यूनिवर्सिटीज के अंदर, यूएस की यूनिवर्सिटीज में। और मैं घरवाली को बोल रहा हूं नहीं यार, मैंने किसी और की सेवा करने के लिए थोड़ी पैदा किया है, अपने गांव की करेगा, अपने समाज की करेगा, यहां रह के करेगा ना, काम ही तो करना है ना, कुछ ही कर ले यार, क्या फर्क पड़ रहा है? हम पैदा करें, खिलाए पिलाए, सांड पाल पाल के उनको देते रहेंगे, मतलब बुग्गी उनकी जोतेंगे में हमारे सांड है। सारे जवान कर करके सारा पंजाब खाली हो गया यार, बुढ़े बुढ़िया घर पड़े हैं, एकले पड़े हैं, पानी देने वाला कोई नहीं है। बताओ क्या, किस लिए पैदा किए थे इतने बड़े सूरमा? तो ये आदमी की गलती नहीं है, ये सरदार इतनी तरक्की कर रहे हैं, सरदार इतनी तरक्की कर रहे हैं, टीवी और अखबार और मैगजीन्स के अंदर सरदारों को यह बताया गया था कि तुमको पंजाब खाली, जब तक सरदार धरती पर रहेगा पंजाब की धरती को वो हड़प नहीं सकते, ये पता था उनको, इसलिए सरदारों की औलाद यहां से भगानी जरूरी थी, इसलिए माइग्रेट करवाया गया था। इट वॉज ऑल प्लान्ड गेम था ये, कि अगले 30 साल में नहीं, चलो अभी नहीं, अगर काबू आ रहे तो ये 30-35 साल में इनकी जवानी बर्बाद करके कुछ को अपना नशे में लगा देंगे, कुछ को लौंडीबाजी में लगा देंगे, कुछ को मोबाइल पर खराब कर देंगे और कुछ विदेश भेज देंगे। ये पूरा गेम प्लान था, क्योंकि पंजाब हरियाणा और पश्चिमी उत्तर प्रदेश की जमीन जो है ये उनको चाहिए, उनको हर हाल में चाहिए। उसके लिए आप विदेश भेजने पड़ो, आपकी जवानी खराब करनी पड़ो, नशा देना पड़ो, अपराध बढ़ाना पड़ो, आपकी खेती को बर्बाद करना पड़े, जमीन को बर्बाद करें, मशीनीकरण से आपको कर्जे में डालना पड़े, आपके समाज में जो कुछ करना पड़ेगा वो करेंगे, और वो प्लानिंग के तहत है सारा, क्योंकि वो ऊपर से देख रहे हैं। हम लोग उनके लिए कीड़े मकोड़े हैं कि 4 कीड़े इधर जा रहे हैं, 4 कीड़े इधर जा रहे हैं, देखो कैसे ये लोग, ये बाइक पे किक मारे तो हमको पैसा दे रहे हैं, कार में स्टल्प मारे तो हमको पैसा देते हैं, मोबाइल खरीदो तो हमको पैसा दे, गाड़ी का रिचार्ज, उसका टीवी का रिचार्ज कराओ तो हमको पैसा दे, पंखा चलाओ तो हमको पैसा, मोबाइल चलाओ तो हमको पैसा, माइक चलाओ तो हमको पैसा, सारी टेक्नोलॉजी उन्हीं कंपनियों की जा रहा, उनका पेटेंट है। वॉशिंग मशीन, आपके पंखे की मशीन, क्योंकि हमारे बुजुर्ग बड़े मतलब प्रकृतिवादी लोग थे, हमारे बुजुर्गों का यह कहना था कि यदि आपके पास किसी चीज का ज्ञान हो तो उसका पेटेंट नहीं होना चाहिए, ज्ञान का एकाधिकार हम लोगों की कल्चर में नहीं है। लेकिन उन लोगों ने तो
जो यहां पैदा हो रही है हल्दी का भी पेटेंट अमेरिका कराए बैठा। बताओ, हद की बात है यार। हमारी फसल का भी पेटेंट वो करवा के बैठा है, क्योंकि वो इंटरनेशनल ट्रीटीज के अंदर हमको लपेटना है। तो अगर किसान को बचना है तो इंटरनेशनल ट्रीटी से भी आना पड़ेगा बाहर, डब्ल्यूटीओ से भी बाहर निकलना पड़ेगा। उसके जाल से निकलने के लिए डब्ल्यूटीओ भी समझना पड़ेगा, उसको समझने के लिए पूरा वर्ल्ड इकोनॉमिक फोरम का गेम समझना पड़ेगा, यूनाइटेड नेशन समझना पड़ेगा, डब्ल्यूएचओ समझना पड़ेगा, एग्रीकल्चर पॉलिसीज समझनी पड़ेंगी, हेल्थ पॉलिसीज, एजुकेशन पॉलिसीज। वही लोग फंडिंग कर रहे हैं एजुकेशन पॉलिसी बनाने वालों को। आपका सिलेबस हरियाणा बोर्ड या पंजाब बोर्ड तय नहीं करता, आपका बोर्ड वहां अमेरिका से रॉकफेलर फाउंडेशन तय करती है। और हमको पता ही नहीं है, हम बच्चों को क्या पढ़ाना है, क्या सिखाना है, हमको मालूम ही नहीं है। क्योंकि हमको बताने वाले हमारे बच्चे, जिनके भरोसे पे हम लोग चले थे, बुजुर्ग स्कूल खोले थे कि हमारे बच्चे पढ़ेंगे, अंग्रेजी पढ़ेंगे, और अंग्रेजी पढ़ के अंग्रेजी षड्यंत्र खोल के बताएंगे। हमारे वाले अंग्रेजी पढ़ पढ़ के नौकरी के पीछे चल पड़े कि हम उन्हीं के नौकर बनेंगे। बताने थे षड्यंत्र, खोलनी थी बातें पूरी दुनिया के सामने, बताना था घर घर जाके, खेल और खेल खेलने लग गए हम दूसरे। तो ये बड़ा अजीब सा खेल बना। तो हमको पता लगा कि अब जब देखते हैं तो पता चलता है कि असल में वो आपकी जमीनें महंगी नहीं हो रही हैं, आपका लाइफस्टाइल महंगा नहीं हो रहा है। असल खेल क्या हो रहा है, आपकी मेहनत की कीमत खाई जा रही है। और मेहनत की कीमत कैसे खाई जाती है मैं आपको बता देता हूं। आप जो मेहनत करते हो, चलो एक काम बताओ मुझे आप, थोड़ा सा एग्जाम्पल, बड़ा सिंपल सा एग्जाम्पल है। किसान ने आज से 1000 साल पहले खेत में कसी चलाई 8 घंटे। उस टाइम पे ज्यादा ऊर्जा खर्च हुई होगी उसकी, या वो आज अगर 8 घंटे कसी चलाएगा तब ऊर्जा ज्यादा खर्च होगी? बराबर होगी ना। ऊर्जा ही धन है। मैंने कहा था ऊर्जा वाइब्रेशन एंड फ्रीक्वेंसी की टर्म में देखने लग जाओ भाई। आपने किसी के घर पे दिहाड़ी करी, उसके खेत में दिहाड़ी करी, या कहीं लिखा, या आप कहीं आप ड्राइवर लग गए, आपने ड्राइवरी करी, तो शरीर दिया ना, ऊर्जा दी ना अपनी। जो तड़की रोटी खा गए थे वह सांझ तक रोटी की जरूरत पड़ेगी, इसका मतलब रोटियां ने जो खाया था वो शरीर ने यूज कर लिया। यानी आपने अपनी ऊर्जा दी उसके किसी काम के लिए, तो वो बदले में आपको ऊर्जा देगा। तो वो आपको दे रहा है कागज का नोट, उसने भी वो अपनी ऊर्जा दे के ही कमाया हुआ है। अगर उसने वो ऊर्जा देके कमाया है तो वो रुपया है, आपने ऊर्जा देके कमाया है तो वो रुपया है। रुपए की कीमत है 777 मिलीग्राम सोना। ये किताब पढ़ी है, इसके अंदर सारी डिटेल है, ठीक है। अब 777 मिलीग्राम सोना आपने कमा लिया 1 रुपए के हिसाब से। आपने 100 रुपए कमाए तो आपने 7.25 रुपए कमा लिए। हाँ, वो ऊर्जा के बदले ऊर्जा मिलती थी, बिल्कुल, उसमें ऊर्जा के बदले ऊर्जा मिल रही थी। अब ऊर्जा के बदले 100 रुपए में 77 ग्राम हो गया, 70.7, वो 7.8 ग्राम बोल गया। अब ये खेल कैसे चलेगा? आज के टाइम पर 777 मिलीग्राम सोना सुनार मारा कितने कैरेट है जी? 9400 का है। 777 बोल रहा है, 777। इस पर तो पता ही ना, तो मेरा सारी कैलकुलेशन ये तो रोज देख ले, आज मेरा 1 रुपया कितने का है। ठीक, अरे वो ठीक है, वो मुझे पता है। अरे चलो आप 9400 मान लेते हैं, मान लो मूलधन 100 भी तो होया करे, 100 बचपन से 100 भी तो मान दे आए। 8500 मानो, 9400 मानो, जितना भी मानो, आज के टाइम पर अपने 1 रुपए की जो कीमत है वो 9400 रुपए के बैंक नोट के बराबर है। क्योंकि 1 रुपए में जो गोल्ड आ रहा है वो 777 मिलीग्राम आता है अपनी असली कीमत, और उसमें जो बैंक जो नोट छाप रहा है वो 9400 रुपए के नोट छाप रहा है। तो जब आप बैंक के अंदर 100 रुपए जमा करा रहे हो तो वो आपकी मेहनत के 100 रुपए हैं। तो बैंक क्या करता है, 100 रुपए का सोना आरबीआई में रख लेता है, ठीक है। और उस सोने, 100 रुपए का सोना कितना हो गया? 77.7 ग्राम, 7.78 ग्राम है। 7.8 ग्राम कहां से हो गया यार? मिलीग्राम में था ना, तो 77 ग्राम हो गया ना।
77.7 ग्राम हो गया ना, 78.5 ग्राम। वो 78.5 ग्राम सोना रख लेगा अपने पास रिजर्व में, और अब उस 78.5 ग्राम के बदले में 9,94,000 के नोट उद्योगपति को पकड़ा देगा। आई बात समझ में? जैसे आपका 100 किलो टमाटर 2.5 किलो किया था, ऐसे ही आपके 9400 रुपए को 100 रुपए बना देगा। यानी जब आप, सॉरी, 9,40,000 को 9,40,000 100 गुना में, सॉरी 9,40,000 बना ना। तो अब इसका मतलब समझे ना कैसे हुआ? 9,40,000 रुपए को 100 रुपए में तब्दील करने की कला केवल बैंक जानता है, या हमारे 100 रुपए को 9,40,000 रुपए के बैंक नोट में तब्दील करने की कला केवल बैंक जानता है। यानी अपने पास हर ट्रांजैक्शन पे, बैंक में यदि आप 1 रुपया जमा करके 1 रुपया निकालते हो ना, उसी टाइम आपके साथ 9400 रुपए की ठगी हो जाती है। 9400 गुना एक ट्रांजैक्शन में। अभी नहीं समझ आएगा, मैं नोट पे जब बात करूंगा तो आपको समझ में आएगा कि कितना बड़ा खेल है ये, इस पर अलग बोलेंगे। अब आप सोचो, अगर देश के प्रत्येक नागरिक के साथ हर बैंक ट्रांजैक्शन पर लगभग 9,000 गुना की ठगी हो रही हो, वो देश कभी भी तरक्की कर पाएगा? कर ही नहीं पाएगा। और जिस देश में जा रहे हैं उस देश में भी, अब आप गांव में रहो या शहर में रहो, इसीलिए जो आदमी गांव छोड़कर गए थे उनके तो ऐसा काम हो गया जैसे कुत्ते ने हड्डी चबानी चालू कर दी हो। अब वो हड्डी जो है अंदर चुभ रही है, चुभ के उसमें खून निकला है जबड़े में, और वो खून आ रहा है। अब वो चूसा तो वो सोचा हड्डी में तो निकल रहा, अपना ही खून चूसने लग रहा है। वो जो आदमी गांव छोड़ के शहर आ गया, अब वो उस हड्डी को बाहर नहीं फेंक सकता। उसको लग रहा है यार कदे वो खून मिलना बंद हो जाए, और जब तक वो चबाता रहेगा तब तक वो अपने अंदर जख्म करता जाएगा। है विदेश जो गया उसका भी वही हाल है, कनाडा से आया वहां भी वही हाल है। देखो कमाल की बात है, गजब। बांग्लादेशी कह रहा है हमारे यहां रोजगार नहीं है, वो रोहिंग्या बन के हमारे यहां आ रहा है। जो बॉर्डर एरिया वाला आदमी कलकत्ता आ गया बांग्लादेश में, पश्चिमी बंगाल में, फिर कलकत्ते वाला थोड़ा और आगे आ गया। गांव का आदमी इधर महाराष्ट्र वाला कह रहा है कि मैं मुंबई आ जाता हूं, अपने वाला कह रहा है, गांव वाला बठिंडे वाला कह रहा है चंडीगढ़ चलता हूं, गांव वाला कह रहा है बठिंडे चलता हूं, बठिंडे वाला कह रहा है चंडीगढ़ चलता हूं, क्योंकि रोजगार नहीं है। और कमाल की बात यह, बिहार वाला कह रहा है कि हरियाणा पंजाब चलता हूं, हमारे वहां रोजगार नहीं है। और हरियाणा पंजाब वाला कह रहा है यहां रोजगार नहीं, कनाडा चलता हूं। और कनाडा वाले कह रहे हैं यहां रोजगार नहीं, हम कहां जाए, फिर वो वापस आ गया। मतलब आदमी वहां से भाग रहा है क्योंकि वहां रोजगार नहीं है, तो जहां जा रहा है वहां रोजगार नहीं वाली सिचुएशन ला देगा, क्योंकि आप नहीं तो यहां लेके आई, आप ही वहां कर दोगे वही काम। इसीलिए मैं बोल रहा हूं कि अगर आप समाधान का हिस्सा नहीं हो तो आप ही समस्या हो। तो समस्या हम सब मिलके है बेसिकली। इसीलिए वो लाइन बोली जाती है कि भाई आप साधे जग सदे। वो तब है जब सबको यह बात समझ में आ जाए कि आप सबको समस्या का समाधान होना पड़ेगा, मेरे अकेले होने से बात नहीं बनेगी। और जब मैं हो चुका हूं तो मुझे और लोगों को समस्या का समाधान होने के लिए तैयार करना पड़ेगा। तो महंगाई है क्या? बताओ आप, महंगाई है या आपकी मेहनत को चूसा जा रहा है? यानी अगर आदमी अपनी मेहनत को स्टोर करना सीख ले, खाली अपनी मेहनत केवल अपने लिए इस्तेमाल करना सीख ले, अपनी मेहनत को वो किसी उद्योगपति को देना बंद कर दे, तो महंगाई इमीडिएटली खत्म हो जाएगी। और अगर मैं ज्यादा नहीं कहता, जिस दिन मेरे पास लिखे हुए 1,00,000 लोग आ गए, लिखे हुए, जैसे आप लोग आए हो, आपने कहा हमें बात समझ में आ गई है, आप निकल के समझाने के लिए तैयार हो समाज को, आपने अपने गांव में कहीं पे भी समझा दिया, कुछ भी समझाया, और हमारे पास खबर आ गई भाई फलाने बंदे ने अपने 10 लोगों को समझाया, उसमें से एक आदमी तैयार कर लिया। ऐसे करके समझ के समझाने वाले जिस दिन 1,00,000 लोग आ गए,
मैं और ज्यादा तो कुछ नहीं कहता। पेट्रोल का रेट क्या है? 100 रुपए मान लेते हैं। कितने 100 रुपए के बैंक नोट कितने रुपए हो गए? 100 रुपए के बैंक नोट 9400 डिवाइडेड 100/94 करो ना। 100 रुपए है ना। 100 रुपए के बैंक नोट 9400 बैंक नोट 1 रुपए के बराबर है। तो 100/9400 कर, 1/94 कर, कितने पैसे बने? 1/94। 1/94 करना है। 0.010 ना, 1.010। यानी इस हिसाब से 1 पैसे में 1 लीटर पेट्रोल आना चाहिए, जो आज सोने का रेट है और जो भारत के रुपए की करेंसी है। क्यों? 1 पैसे में आना चाहिए ना, है ना? 16 पैसे बनते हैं। ले भाई, मैं घोषणा कर रहा हूं, अगर आप लोगों को ये बात पे यकीन ना हो तो, क्योंकि वो कहा अगर बोला बेटा तो यही था। जिस दिन 1 लाख लोग आप लोग लिखे हुए आएंगे ना कि ये 1 लाख लोग अपन तैयार कर दिए और इनको पूरी बात का मतलब समझ में आता है, और ये लोग तब तक पीछे नहीं हटेंगे जब तक बात का सोल्यूशन। देखो भाई, मैं ये कह रहा हूं, हमने बैंक वालों को क्या बोला है? अभी हमने लोन, आपका आवेदन लगा है किसी का आप में से? लगा है? कितने का लगा आपका? इनका 30 लाख का लगा। आपका जो आवेदन गया कितने रुपए का गया? 30 लाख का लोन था, 330 रुपए का आवेदन है। इनके असल में 330 रुपए बनते हैं। उन्होंने जो हमको दिया 30 लाख रुपए का बैंक नोट दिया, उसके बने 330 रुपए। अब मेरी लड़ाई क्या है? मैं क्या कह रहा हूं, आपका क्या नाम है? बजरंग दास है, बजरंग लाल। मैं क्या कह रहा हूं जी, आप मुझे बताना मैं गलत हूं क्या सही हूं? इन्होंने आवेदन लगाया जनता सरकार मोर्चा की तरफ से। इन्होंने कहा तुमने हमको जो 30 लाख रुपए दिए ये फर्जीवाड़ा किया तुमने हमारे साथ, ये लोन देके, ये गलत था, और इसकी कीमत इतनी बनती है, जो मैंने मेहनत किया उसके हिसाब से 330 रुपए बनते हैं जो तुमने बैंक नोट दिए हैं। और हमने बैंक को एक आवेदन दे दिया। मुझे सिर्फ इतना बता दो इस देश के लोगों, भाई अगर मैं ये बात गलत कह रहा हूं तो क्या बैंक वालों को कारण के साथ इसका जवाब देना चाहिए कि नहीं देना चाहिए कि आप जो बोल रहे हो वो ऐसा नहीं है, हमारे बैंक नोट की कीमत और आपके भारत के रुपए की कीमत बराबर है? ये लिखना चाहिए ना बैंक नोट, बैंक वालों को लेना चाहिए ना। मैं ये कह रहा हूं कि भाई जब तक इनके सवाल का जवाब इनको बैंक ना दे तब तक इनको वापस लेनदारी बढ़ती है। कितनी किस्तें दी हुई आपने? 19 किस्तें भी दे दी और उनकी कुड़की भी निकाल दी। अगर भारत के कानून के हिसाब से और भारत के रुपए में हिसाब किया जाए तो इनकी रिकवरी निकलेगी 200-400 करोड़ रुपया बैंक के ऊपर। 200-400 करोड़, यानी कि यही बैंक को 19 किस्तें, एक किस्त भी जिसने दिया ना उसकी भी रिकवरी निकलती है, क्योंकि बैंक ने आपको फर्जी नोट दिए हैं और आपने कमा के पैसा असली दिया है। दिख दोनों नोट रहे हैं, है कि नहीं? यही फर्जीवाड़ा नहीं समझ में आएगा देश के लोगों को। इसीलिए हम क्या कह रहे हैं, हम ये कह रहे हैं कि जब तक आपके सवाल का लॉजिक के साथ जवाब ना मिले तब तक सबकी कुड़की रुकनी चाहिए कि नहीं रुकनी चाहिए? भाई आप जवाब दे दो, पैसा जमीन ले जाओ। हमें अगर हमने धोखा किया है तो हमारी जमीन ले जाओ, अगर तुमने किया है तो धोखे से जमीन लेने के एवज में जितने बैंक कर्मचारी और जितने आरबीआई के लोग जिन्होंने चीटिंग किया आज तक, सबको आजीवन कारावास होना चाहिए कि नहीं होना चाहिए? एक एक आदमी को आजीवन कारावास और फांसी होनी चाहिए। मैं ये कह रहा हूं यार, वो बैंक वाले ये कहते हैं कि भाई सोना नहीं रखना पड़ता अब पैसे छापने के लिए। हम ये कहते हैं कोई नियम तो होगा छापने का, खसमो।
नियम तो होगा नोट छापने का। अब जिस पे मशीन है वो बटन दाब कर जितने मर्जी छाप का बैग बगर के अपने घर ले जाओगा। मेरे पास तो नहीं है मशीन। मेरी तो दिहाड़ी की कीमत लगा रखी है कि मेरे को तो पूरा दिन तड़के सांझ पागलों की तरह काम करने के बाद 500 रुपया मिलेगा। किसान की तो मेहनत की कीमत लगा रखी है कि 4 महीने 5 महीने अपनी पूरे परिवार की मेहनत गड़ा के उसका तो 1 किलो 25 रुपए में बिकेगा। उसको तो दे रखी है। उसको जो दे रखा है 5 लाख करोड़ 2 लाख करोड़ 10,000 करोड़, वो किस नियम के आधार पे दे रखा? पूछने का हक तो होगा खज्म। मैं ये कह रहा हूं कि या तो कोई नियम है छापने का, जो नियम है छापने का वो हमको बताओ, और अगर कोई नियम नहीं है तो फिर मारे वाले भी छाप लो जो मार पे लेने हैं। जो मार पे लेने में भी तो छाप लो ना। बिना नियम के कैसे छाप सकते हो यार? अगर नियम फॉलो नहीं हो रहा तो फर्जीवाड़ा है कि नहीं जी? अगर नियम है तो नियम बताओ और हमें बताओ नियम से छापा है कि बिना नियम के छापा है। तुमने जो लोन दिया था वो तुम्हारे पास है था भी कि नहीं? हमको लोन दे रखा, बैंक के पास है ही नहीं है वो पैसा, हम वो लोन दे रखा। बताओ मेरे पास 1,000 रुपए है तो नियम है कि मैं 1,000 करोड़ अगर मेरे पास है तो मैं 10,000 करोड़ का लोन दे सकता हूं। अरे है ही 1,000 करोड़ यार, 10,000 करोड़ का लोन कैसे दे सकता हूं मैं? लेकिन बैंक वाले दे रहे हैं। वो सारा का सारा जो 9,900 करोड़ है, 9,900 करोड़ है, वो फर्जी है लोन। और हमारे सवाल यही है कि फर्जीवाड़ा देश के साथ बंद होना चाहिए। इमीडिएट रोक लगाई जा सकती है, इमीडिएट रोक। भाई देखो, अगर हमने केवल हरियाणा में एग्जाम्पल सेट कर दिया, अगर ये 500 लोग हर गांव में 10 लोगों को समझाने में कामयाब हो जाएं, सिर्फ 10 लोगों को समझाने में कामयाब हो जाएं, और हमारे पास हर गांव में 10 आदमियों की समझे हुए लोगों की टीम हो, तो 7,000 गांवों में सरकार के कर्मचारी की एंट्री बैन करवा सकते हैं हम। कि जब तक नियम का पालन नहीं होगा, नियम का पालन होगा भाई, जब तक नहीं। यहां बैठे हैं, यहां जब तक यहां बैठे तब तक एक एक समस्या का समाधान चाहिए। समाधान नहीं कर सकते तो लिख के जाओ कि नहीं कर सकते, छोड़ के जाओ। हमारे पास काबिल लोगों की कमी नहीं है, लेकिन बिना समझे हुए लोगों के भीड़ इकट्ठी करके हमको धरने नहीं देने। ना हमने सड़क पे उतरना, ना किसी के लाठी मरवानी, ना किसी के गोली मरवानी। इनका सारा प्रोपेगेंडा आशा वर्कर, आंगनवाड़ी वर्कर, स्कूल के मास्टर, बीएलओ और एसडीएम, पटवारी, तहसीलदार और पुलिस के कर्मचारी, इनके जरिए चलता है। 1 मिनट में कांटा मार देंगे, 1 लाख आदमी ले आओ, कत्ती एंट्री बैन। जब तक समस्या का समाधान नहीं तब तक एंट्री बैन। बस मेरे गांव में पढ़ाने के लिए मेरे गांव का आदमी नहीं मिलता यार, इनको कैसे फतू बना रहे मारा? नहीं समझे आप लोग? बेवकूफ बना रखा पूरे देश की जनता का। कमाल की बात, हद है यार। मेरे गांव का आदमी हूं मैं, अगर मेरे को अपॉइंटमेंट का 1.5 लाख रुपया देता है कोई मुंबई से आने वाला आदमी, अगर मेरे पास ऑस्ट्रेलिया से आने वाला 3 लाख रुपया एक अपॉइंटमेंट का पे करता है, और हद तो नहीं है मेरे निकम्मेपन की कि मैं अपने गांव को अपनी वो सेवाएं नहीं दे पा रहा है? नहीं हद है। मेरे गांव में काम मैं नौकरी करता था, लेकिन मेरी पोस्टिंग जो थी वो दूसरे गांव में थी। और कमाल की बात तो यह है कि जिस गांव में मेरी पोस्टिंग थी उस गांव से 2 बंदे मोटरसाइकिल पे मेरे गांव में पढ़ाने आते थे, और हम दोनों रास्ते में बाय बाय करा करते, हेलो और जी मान साहब बढ़िया, ठीक जी बढ़िया। अब मेरे को समझ में आया, जब मेरे को लगा नौकरी करते हुए मुझे पता लग गया था कि यार नौकरी के जरिए मेरा देश मेरे से बर्बाद करवाया जा रहा है, तो मैंने नौकरी छोड़ी और चीजों की गहराई में गया, तो तब देखा कि यार वो आदमी जब मेरे गांव में आके पढ़ा सकता है तो वो अपने गांव में क्यों नहीं पढ़ा सकता? नहीं, फिर वो कहता है कि अपने गांव में तो बेईमानी करेगा वो। तो तुम पूरी जात को बेईमान कह रहे हो, मास्टर जात को? फिर तुम पूरी मास्टर जात को बेईमान कह रहे हो ना।
भाई ज्यादा शर्म उसको, निकम्मेपन की ज्यादा शर्म गांव में आएगी कि दूसरे गांव में आएगी? अपने गांव में आएगी, जब हर गली से निकलेंगे कि यू किसी लायक नहीं है। क्यों? और अगर इज्जत भी, अगर काम करेगा तो इज्जत भी ज्यादा मिलेगी उसको अपने गांव में, और वो पूरा 24 घंटे अवेलेबल हो सकता है अपने बच्चों के लिए, जिन बच्चों को पढ़ा रहा है वो। लेकिन नहीं, हर आदमी अपने गांव को छोड़ के दूसरे गांव में जा रहा है। क्यों? क्योंकि मेरे को एक बात समझ में आ गई। इकोनॉमिक्स का है कोई साथी यहां? इकोनॉमिक्स पढ़ी हुई है किसी ने? थोड़ी बहुत पढ़ी हुई है। जीडीपी के बारे में सुना होगा आपने, ग्रोस डोमेस्टिक प्रोडक्शन, यानी कि पैसे का सर्कुलेशन। अगर मेरा बच्चा गांव में ही पढ़ेगा तो पैदल चला जाएगा, कभी फटे हुए जूते में भी चला जाएगा और कभी चप्पलों में भी चला जाएगा, तो जीडीपी नहीं बढ़ती, क्योंकि पैसा तो कहीं लगा ही नहीं। लेकिन और कट्टे कट्टे वाला जोड़ा भी बना लेगा, नीचे बैठने का कट्टे वाला बना लेगा। परंतु यदि वही बच्चा टाई लगा के, नए जूते, नए कपड़े, नई किताबें लेके बस में बैठेगा, तो बस का ड्राइवर, पेट्रोल डीजल, उसका मेंटेनेंस, उस कंपनी को दिया गया लोन, उसके टायरों का खर्चा, फिर सड़क के टूटने का खर्चा, फिर उसमें आया का खर्चा, फिर सीसीटीवी कैमरे का खर्चा, फिर प्राइवेट स्कूल के बनाने का खर्चा, फिर प्राइवेट स्कूल के ऊपर लगे लोन का खर्चा, इसमें तो जीडीपी बढ़ रहा है। फिर बच्चा रोज ट्रैवल करेगा तो ट्रैवलिंग से जो उसका शरीर खराब होएगा, उससे फार्मा कंपनियों को फायदा हो रहा है, तो जीडीपी बढ़ रही है। अगर बीमारी में मैं अपने गांव की जड़ी बूटी या अपने खेत से कुछ लेकर के अपने आप को ठीक कर लेता हूं अपने गांव में ही, तो जीडीपी नहीं बढ़ती है। और अगर मैं अल्ट्रासाउंड करवाता हूं, फिर टेस्ट करवाता हूं, बाइक पे, कार में जाके शहर में बैठता हूं, और फिर डॉक्टर को फीस देता हूं उसकी ओपीडी की, और फिर महंगी दवाइयां खरीदता हूं, और फिर हर हफ्ते चेकअप कराता हूं, तो जीडीपी बढ़ती है। इसका मतलब आपके स्वस्थ रहने से जीडीपी घटती है और आपके बीमार होने से जीडीपी बढ़ती है। अर्थात आपका विनाश ही देश का विकास है। इसका यह मतलब हुआ ना, विकास का आंकड़ा जो है वो जीडीपी से है और जीडीपी का आंकड़ा पैसे से है। तो पैसा यदि आप ट्रांजैक्शन करोगे तो जीडीपी बढ़ेगी, पैसे का लेन देन नहीं करोगे तो जीडीपी घटेगी। और पैसे का लेन देन नहीं करोगे तो आपके पास धन इकट्ठा होएगा, यह कन्फर्म है। यानी कि अगर देश का विकास चाहते हो तो प्रत्येक नागरिक का सत्यानाश होना जरूरी है। और यदि आदमियों का विकास चाहते हो, आदमियों की तरक्की चाहते हो, तो फिर देश के विकास के आंकड़े छोड़ने पड़ेंगे। और हम लोगों को ऑनलाइन यह बताया गया कि देश तरक्की कर रहा है, बताया गया, हमको नहीं पता कि सच क्या है। गांव का चमार जुत्ती गांठेगा, जुत्ती बनाएगा तो जीडीपी नहीं बढ़ेगी भाई। कुम्हार घड़ा बनाएगा तो जीडीपी नहीं बढ़ेगी, लेकिन एल्यूमिनियम के बर्तन में बनाओगे तो हार्ट अटैक होंगे, तो जीडीपी बढ़ेगी। समझे ना? अगर लोहे के या फिर मिट्टी के बर्तनों में खाना बनाओगे तो नहीं होगा। अगर आप भैंस पालोगे और गांव का जंगल होगा और गांव का जोहड़ होगा और भैंस वहां चरने जाएगी और जोड़ में पी के आ जाएगी, तो जीडीपी नहीं बढ़ेगी। दूध आपको फ्री में मिलेगा तो जीडीपी नहीं बढ़ेगी। परंतु यदि थैली का लेके आओगे या समर्सिबल से भैंस नु आओगे तो जीडीपी बढ़ेगी। मतलब मैं ठीक कह रहा हूं ना जी? हाँ, समझ गए ना? टोटल पूरे साल में कितना प्रोडक्शन हुआ और कितने पैसे का आपस में ट्रांजैक्शन हुआ, वो जीडीपी होती है पूरे देश की, साल की। इसको देसी भाषा में ऐसे बोल सकते हैं आप, जितनी भी चीजें बरती हैं। तो अगर वो चीज बरतने में पैसे का इस्तेमाल नहीं हुआ है, अगर उन चीजों को बरतने में, तो जीडीपी नहीं बढ़ेगी। अगर चीज के बदले चीज मिल गई तो जीडीपी घट गई, और अगर चीज के पैसे में मिली है तो बढ़ेगी। अगर आपने गांव में अपने बिटोड़े पे या अपने खेत में अगर सब्जी ले ली तो जीडीपी नहीं बढ़ेगी, ऑर्गेनिक खा लिया तो। अगर आपने केमिकल लगी हुई मंडी से अगर खरीद के लेके आए हो तो जीडीपी बढ़ेगी।
जीडीपी ना बढ़ने से सिर्फ सरकार के आंकड़ों को नुकसान है, उनको लोन नहीं मिलता वर्ल्ड बैंक से, देश कर्जदार नहीं बनता, देश आजाद हो जाएगा जीडीपी ना बढ़ने से। जीडीपी ना बढ़ना ही हमारी देश की तरक्की और हमारी आजादी का पैमाना है। हाँ हाँ, नहीं, अंबानी अडानी सिंबॉलिक है। पहले इनको टाटा बिरला कहा करते थे, जिस टाइम कांग्रेस आया करती, जब टाटा बिरला बोल देते थे। आज अंबानी अडानी बोल रहे हो, तो ना टाटा बिरला तब टाटा बिरला थे, ना अंबानी अडानी की कोई औकात है। अंबानी अडानी की जो फैक्ट्रीज है उनके अंदर बिल गेट्स की इन्वेस्टमेंट, और बिल गेट्स की सारा पैसा वैनगार्ड और ब्लैक रॉक का लगा हुआ, और वहां पे उन्हीं 13 फैमिलीज का लगा है जो पूरी दुनिया के हथियार और राशन पानी को कंट्रोल करते हैं। चलो जी, हाँ, इतना लूट लिया, समझ आ गई जी। तो आप देख लो पूरे दिन में जीडीपी बढ़ाने में कितना योगदान देते हो देश के विकास में। देश आपका विनाश ही देश का विकास है, सीधी सी बात है, क्लियर है ये, है ना। छोटी छोटी चीजें, अभी इस पे मेरा पूरा 1.5 घंटे का लेक्चर है, इसमें यूट्यूब के ऊपर जो मैं नाम डाला हूं डिस्क्रिप्शन में या फिर ऊपर कैप्शन में फेसबुक वगैरह पे, तो मैं हर एक उसमें डालता हूं कि जेएसएम से जुड़ने के लिए ये वाली वीडियो देखो, उसमें ये वीडियो डाली हुई है मैंने कि आपका विनाश ही, एक एक छोटी छोटी चीज, यानी इसमें चमार का, कुम्हार का, मिठे का, अगर आप मान लो गुड़ अपना बना लोगे गांव में किसान अपने गन्ने से, तो जीडीपी नहीं बढ़ेगी। और अगर आप चीनी लेकर आओगे और उससे बीमार पड़ोगे तो डबल बढ़ेगी। एक बार चीनी लाते टाइम बढ़ेगी, फिर बीमार होके कैंसर होके बढ़ेगी। ठीक, गांव में अपना कुआं होगा तो जीडीपी नहीं बढ़ेगी, और अगर सबमर्सिबल होगा तो जीडीपी बढ़ेगी। पैर से गिर जाओगे तो नहीं बढ़ेगी, पैर से गिर जाओगे तो नहीं बढ़ेगी। हाँ, पैदल चलोगे तो जीडीपी नहीं बढ़ेगी, बाइक से और कार से चलोगे तो जीडीपी बढ़ेगी। तो ऐसे करके बड़ी सारी चीजें हैं। अब वो हमको कई लोग बोलने लग जाते हैं कि भैया तुम तो हमको आदम के जमाने में लेके जाना चाहते हो, और मैं उनको कहता हूं तुम कहां जाना चाहते हो। मैं उनसे पूछता हूं कि तुम कहां जाना चाहते हो। भाई मान लो आप लोग महीने के 50 लाख करोड़ रुपए कमाते हो, अब गोबर खाना चालू कर दोगे? या वही खाना है आपने, उतना ही पेट है आपका, वो कमा के भी आपको शांति नहीं मिलेगी अनटिल एंड अनलेस आप प्रकृति के नियमों का पालन नहीं करेंगे।